Hello friends, welcome back once again to our YouTube channel Incredible Abhishek. So in this video we are going to have an analysis over three chapters. Three chapters of the NCERT in just 1 hour. हम 1 घंटे में 3 चैप्टर्स जो है NCERT की वो कंप्लीट कराएंगे, जिसमें कि जो लैंडफॉर्म यूनिट्स के अंतर्गत जो आपके 3 चैप्टर्स आते हैं, द रॉक्स एंड मिनरल्स, लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन, ये थर्ड चैप्टर है बेसिकली, और ये आपका सेकेंड चैप्टर है इस पार्ट में, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये तीनों चैप्टर हम डील करेंगे। देखिए 1 घंटा में ये फिजिबल तो नहीं है। रीज़न आप सिंपल सा समझ सकते हैं कि सिर्फ ये लैंडफॉर्म एंड इवोल्यूशन चैप्टर को डिस्कस करने के लिए पूरे डिटेल के साथ 2 and 2.5 आवर्स लगते हैं, बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आपको GIF ये सब की मदद से बताया जाता है कि किस प्रकार से वैलीज़ का निर्माण होता है, किस प्रकार से गॉर्जेस कैनियंस ये सब का होता है पूरा फिगर्स के साथ, तो डेफिनेटली वो लेंदी हो जाता है हर जब हम एक एक एस्पेक्ट को देखते हैं कि किस तरह से हो रहा है। तो बट अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं CDS एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या फिर अगर हम CAPF एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो उतने की आपको रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उतने की इंपॉर्टेंस नहीं होती। हाँ, CAPF में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो टेक्निकल होते हैं, थोड़ा सा उसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, बट जैसा कि आपका CAPF का एग्ज़ाम अब अगले साल है, तो उसके लिए फिर हमें कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आएंगे ज्योग्राफी का, जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में पूरी तरह से डायग्राम्स और GIF की मदद से हम वहाँ पर देख रहे होंगे। बट CDS के जो स्टूडेंट्स हैं, या फिर जिन स्टूडेंट्स को क्रैश कोर्स के रूप में चीज़ों को कंप्लीट करना है, जहाँ पर वो ये चाहते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें तो कम से कम कवर हो ही जाए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो वो आप इजीली इससे कर लेंगे। देखिए अगर आपके क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, तो अगर आपके लेट से 100 क्वेश्चंस आए हैं इन तीनों चैप्टर से, पूरे अभी तक जितने एग्जाम्स हुए हैं, NDA CDS CAPF तीनों एग्जाम मिला के, लेट्स से एक एस्टिमेट नंबर है, तो आप देखेंगे 90% ऑफ द क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन जो है वो सिर्फ इस वीडियो की मदद से आपका सॉल्व हो जाएगा। रीज़न है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो हम देख लेंगे। यहाँ तक कि हम ऐसा नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लैंडफॉर्म्स की बात करें, जैसे मोरेन्स है, इस्कर्स है, ड्रमलिन्स हैं, तो ये सारे का हम डिटेल तो नहीं देखेंगे किस तरह से फॉर्म हो रहा है, बट मैं आपको आइडिया जरूर दे दूंगा कि वो किस तरह से एग्जैक्टली फॉर्म हो रहा है। तो हम रफ आइडिया ले लेंगे ताकि आप एलिमिनेशन में मदद करें, लेकिन पूरा डिटेल नहीं हो सकता। रीज़न है 1 घंटे का वीडियो है, तो हम इस 1 घंटे में तीनों चैप्टर को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको PDFs चाहिए तो डेफिनेटली PDFs के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, और एस डिफेंस एग्ज़ाम्स, ठीक है, एग्ज़ाम्स आपको सर्च करने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप हमको PDF जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इसमें हम लोग डिटेल से देखेंगे। सबसे पहला जो पहला चैप्टर है आपका मिनरल्स एंड रॉक्स को, ठीक है, जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी हम देख लेंगे। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि जो अर्थ है वो बहुत सारे मिनरल से बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 98% अगर आपको जो कंपोनेंट मिल रहे हैं, जो क्रस्ट में आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो सिर्फ 8 एलिमेंट्स है। वो कौन कौन से हैं हम आज देख लेते हैं। तो मैं जहाँ जहाँ आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। NCERT है आपके पास तो NCERT लेके बैठेंगे, वहाँ पर चीज़ों को स्टार मार्क करते चलेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मेजर एलिमेंट्स जो अर्थ क्रस्ट में वो कौन कौन से हैं, तो ये सारे का जो एक है वो आपको पता होना चाहिए। एक क्रोनोलॉजी के ऑर्डर में पता है तो वो और ज़्यादा बेटर है, नहीं तो कम से कम शुरू के 3-4 तो पता होने ही चाहिए। आप इसको किसी भी तरह के निमोनिक्स जैसे OSI CS पढ़ा PM को, इस तरह से कोई भी आप बना सकते हैं। अलग अलग है, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें ये निमोनिक्स मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आपको दे दूंगा। अदर देन दैट आप खुद का भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के बाद अगर हम देखते हैं तो सिलिकॉन है। सिलिकॉन के बाद अगर हम देखते हैं तो आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद आयरन, आयरन के बाद कैल्शियम, सोडियम। इतना ज़्यादा नीचे तक नहीं भी याद हो तो चलेगा, स्टार्टिंग के 2-3 तो कम से कम याद होने ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे एलिमेंट्स यानी ट्रेसेस में भी बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि टाइटेनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीज हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन, निकल, ये सारे भी प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब का एज सच आपको नाम याद नहीं रखना है, लेकिन हो सकता है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको दे दे कि अर्थ क्रस्ट में
फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन स्टेटमेंट रह सकता है कि देर इज नो टाइटेनियम इन अर्थ क्रस्ट, इस टाइप के। तो ये तो अपने आप में एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, तो आप थोड़ा सा कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको पता है ना तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिनरल्स का क्या डेफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। मिनरल्स में देखिए 3 चीज़ें अगर आपको पता है ना तो चीज़ें आपकी सिंपल हो जाती है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मिनरल्स में। पहला कि मिनरल्स आर नेचुरल ऑकरिंग, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक मिसिंग है, आप थोड़ा सा यहाँ देख लेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर आई थिंक सो। फिर इसके बाद जो सेकंड थिंग जो आपको पता होनी चाहिए मिनरल्स में, वो ये है कि उसके मिनरल्स के पास जो है वो खुद का क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, और वो एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन में होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर इस चैप्टर का भी नाम देखते हैं, तो चैप्टर का नाम क्या है, मिनरल्स एंड रॉक्स। तो हमें ये समझना होगा कि बेसिकली जो है मिनरल्स और रॉक्स के बीच में डिफरेंस क्या है, ये समझना पड़ेगा। तो देखिए मिनरल्स जो होते हैं बेसिकली एक कोई मिनरल हुआ, आयरन लेट से, लेकिन रॉक्स जो होते हैं वो एक कॉम्पोजिशन होता है जहां पर आपको डिफरेंट 2 मिनरल्स 3 मिनरल्स इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आपको एक रॉक में मिलेंगे। तो मिनरल्स बेसिकली 1 कोई मिनरल होगा, लेकिन रॉक्स जो है वो कॉम्बिनेशन है। आगे रॉक्स जब आएगा तो मैं इसको और थोड़ा डिटेल में आपको बतला दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको यहाँ देखना के लिए मिलेगा कि सिंगल एलिमेंट मिनरल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर इज बिंग देयर, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ग्रेफाइट है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने होंगे कि ये सिंगल एलिमेंट मिनरल्स हैं, यानी सिंगल एलिमेंट मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो ग्रेफाइट पूछा जाएगा, और कंफ्यूजन भी जो क्रिएट करने वाला है वो ग्रेफाइट ही क्रिएट करने वाला है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि 2000 से ज़्यादा मिलते हैं, ये सारी कोई भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स का कैसा है, पहला है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली वो क्रिस्टल फॉर्म्स में होते हैं। क्रिस्टल फॉर्म्स कैसे होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर वो डिफाइन करती है। उस मिनरल का इंटरनल अरेंजमेंट कैसा है, इंटरनल अरेंजमेंट जैसा होगा वैसा ही उसका क्या होगा, एक्सटर्नल क्रिस्टल्स होगा। मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको उस लेक्चर में बताऊंगा, जहाँ पर मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पर मैं आपको क्यूब, ऑक्टाहेड्रॉन और हेक्सागोनल प्रिज्म किस तरह से होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, वो मैं थोड़ा आपको क्लियर करूंगा। क्लीवेज, और देखिए यहाँ पर एक क्लीवेज है और एक फ्रैक्चर है, दोनों के बीच में हम डिफरेंस समझ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्लीवेज और फ्रैक्चर के बीच में डिफरेंस बेसिक सा यही है कि अगर आपके पास कोई भी एक मिनरल का पीस है, अगर आप इसको काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो अगर वो सिंपल एक स्लाइस में कट जा रहा है तो क्लीवेज है, अगर वो टूट जा रहा है तो फ्रैक्चर है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। लेट्स से आपके पास ये पीस ऑफ बटर है और एक ब्रिक है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास एक पीस ऑफ बटर है और एक क्या है, ब्रिक है, तो अगर आप बटर को एक नाइफ की मदद से काट रहे हैं तो उसमें क्या होगा, क्लीवेज बनेगा, यानी एकदम सिंपल और एक क्लीन एक प्लेन डेवलप हो जाएगा दोनों साइड में। लेकिन अगर आप ईंट लेते हैं उसको तोड़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि फ्रैक्चर्स आर बिंग डेवलप्ड, तो देयर विल बी फ्रैक्चर्स इन द ब्रिक। तो यही डिफरेंस है, वो भी किस कारण होता है, इंटरनल अरेंजमेंट के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए लस्चर, लस्चर तो आपको पता होगा, साइनी, साइनी जो होता है, साइनी, सिल्की, मेटालिक, ग्लॉसी, ये सारे जो अपीयरेंस होते हैं मिनरल्स के वो हैं। इसके बाद कलर, ठीक है, कलर होता है अपना मिनरल्स का डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। इसमें ऑल दो कुछ दिए हुए हैं, जैसे क्वार्ट्ज है, वाइट है, ग्रे है, ये सारे आप देख सकते हैं, ग्रीन है, रेड है। ये मेन आपको देखिए स्ट्रीक में समझना पड़ेगा, स्ट्रीक में कन्फ्यूजन है। स्ट्रीक में क्या है कि जो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स का खुद का कलर होता है कुछ ना कुछ, लेकिन जब आप उसका पाउडर बनाते हैं, उनका जो ग्राउंड पाउडर यानी जो उसका पाउडर अगर आप करते हैं तो उसका कलर डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। पहला एग्जाम्पल दिया है मैलाचाइट का। मैलाचाइट जो बेसिकली होता है वो ग्रीन कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है, लेकिन जब अगर आप उसको पाउडर करते हैं तो भी वो किस स्ट्रीक में होता है, यानी उसका जो पाउडर होगा वो भी ग्रीन कलर में होगा। लेकिन जब फ्लोराइड को आप देखते हैं, फ्लोराइड किस कलर में होता है, पर्पल कलर में या ग्रीन कलर में होता है। लेकिन अगर उसका पाउडर आप करते हैं या पाउडर आप उसका देखते हैं, ग्राउंड पाउडर, तो वो किस कलर में होता है, वाइट कलर में होता है, ठीक है। तो स्ट्रीक जो है वो सेम कलर का भी हो सकता है, डिफरेंट कलर का भी हो सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी, दोनों साइड आपको दिख जाएगा उससे। एक होता है ट्रांसलूसेंट, थोड़ा थोड़ा दिखेगा।
थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पे दिखेगा, लेकिन पूरा ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखेगा। एक होता है ओपेक, जहाँ पर आपको थोड़ा भी नहीं दिखता। इसको आप लाइट के सेंस में भी ले सकते हैं, लाइट उससे दोनों आर पार पहुंच जाती है, तो ट्रांसपेरेंट। थोड़ा थोड़ा पार हो रही है तो डेफिनेटली ट्रांसलूसेंट, और नहीं पार हो पा रही तो ओपेक होगी। ठीक है, अब आयरन का पीस लोगे तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, लाइट क्रॉस नहीं करेगी। इसके बाद स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर भी इंटरनल अरेंजमेंट पे होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कुछ कोर्स ग्रेन्ड होंगे, कुछ फाइन ग्रेन्ड होंगे। मैं इग्निशियस रॉक में इसको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक का डिफरेंस आपको समझना होगा। इसके अलावा हार्डनेस, यहाँ पर दूसरा स्टार मार्क, पहला मैंने उस पेज में बनाया था, यहाँ पर दूसरा है। अभी तक इससे मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, इससे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए, इसके लिए भी आप निमोनिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट है टाल्क है, टाल्क तो आपको पता होगा, जो पाउडर आप यूज़ करते हैं फेस के लिए, उसमें टाल्क रहता है, तो वो सबसे सॉफ्टेस्ट होता है, सबसे हार्डेस्ट होता है डायमंड। ये दोनों के अलावा आपको पता होना चाहिए। रीज़न है कि जब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, तो आपको समझना होगा कि टाल के बाद एक जिप्सम जो है वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट में आता है, और इधर कोरंडम आता है, टोपाज आता है, ये सब एक क्रोनोलॉजी में अगर आपको पता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो आप कम से कम 2-4 के तो नाम याद रखें, स्टार्टिंग से सॉफ्ट में भी और ये। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप समझ ले थोड़ा सा। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक रेशियो होता है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट, लेट से आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का कुछ वेट है लेट से 100 ग्राम्स, तो उसके वेट को वॉल्यूम ऑफ वाटर, जितना उसका वॉल्यूम है, लेट से उसका 100 मीटर क्यूबिक्स उसका वॉल्यूम है, तो उतना वॉल्यूम का जो वाटर होगा उसका क्या वेट होगा, उससे अगर आप उसको डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलता है। ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसको निकालने का दूसरा तरीका भी दिया गया है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट एयर में और उस ऑब्जेक्ट का वेट वाटर में, दोनों का डिफरेंस को भी आप ले सकते हैं। तो ये है, ठीक है। ये इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिटेल से पूरे तरह से सारा का 2-3 एग्जाम्पल लेके सारा को मैं इक्वेशन वाइज आपको करवाऊंगा, बट अभी उतना समय नहीं है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्लेट्सपर की। देखिए फ्लेट्सपर के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं कि सिलिकॉन ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट होता है, बट ये सारी चीज़ें आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका यूज़ कहाँ है। अगर क्वेश्चन आएगा तो यूज़ में आएगा। एक बात आप बस ध्यान रख सकते हैं फ्लेट्सपर के बारे में कि मोस्ट ऑफ द रॉक्स में ये पाया जाता है, फ्लेट्सपर और क्वार्ट्ज बेसिकली, बट जो सबसे ज़्यादा वो है फ्लेट्सपर है, क्योंकि हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लेट्सपर, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है ये फ्लेट्सपर। एक बात ये याद रखेंगे। दूसरा ये कि इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ इसका केरमिक और ग्लास मेकिंग, जो ग्लास बनते हैं उसमें फ्लेट्सपर का यूज़ होता है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम क्वार्ट्ज की बात करें तो क्वार्ट्ज का यूज़ हमें रेडियो और रडार में देखने के लिए मिलता है। क्वार्ट्ज का यूज़ जो है वो रेडियो और रडार में देखने के लिए मिलता है। ये एक हार्ड मिनरल है जो कि वर्चुअली इंसॉल्युबल होता है वाटर में, वाटर में ये घुल नहीं पाता, ठीक है। इसके कंपोनेंट हैं सैंड, ग्रेनाइट, इतना ज़्यादा डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वार्ट्ज का बस एक याद रख सकते हैं कि इसका रिलेशन जो है वो ग्रेनाइट से, क्योंकि ये कॉम्पोनेंट है ग्रेनाइट का, ठीक है। पायरोक्सिन की अगर हम बात करते हैं तो पायरोक्सिन की बात आप याद रखें दोस्तों कि पायरोक्सिन जो है वो मीटेरॉइड्स में आपको पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एम्फीबोले को देखें तो देखिए एम्फीबोले का यूज होता है एस्बेस्टस इंडस्ट्री में होता है। एस्बेस्टस आपने देखा होगा जो रूफ होता है, रूफ अगर आपने किसी का छत देखा होगा, रूफ जो होता है वो उसी को एस्बेस्टस कहते हैं। सीमेंट का होता है, आजकल तो लेटेस्ट में फाइबर्स के भी आते हैं, बट सीमेंट के होते हैं, तो वो सब में यूज़ होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि हॉर्न ब्लेंड इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबोले, ठीक है। तो हॉर्न ब्लेंड आपको नाम याद रहना चाहिए कि हॉर्न ब्लेंड जो है एम्फीबोले से, क्वार्ज किससे, ग्रेनाइट से, तो ये दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। माइका में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, देखिए माइका इलेक्ट्रिसिटी के अप्लाइंसेज, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज होते हैं उसमें यूज़ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीटेड सब, आयरन, ये सब में। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि माइका जो है वो सिंगल एलिमेंट नहीं है, वो बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बना है। लेट से पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों से वो क्या हुआ है, मिलकर बना है, ठीक है। ऑलिव जो है ज्वेलरीज में यूज़ होता है बेसिकली, बहुत ही जो ग्रीनिश टाइप का होता है ये, और ये इसका यूज़ जो है वो हम वहाँ देखते हैं, ठीक है। इनके अलावा देखिए कुछ और मिनरल्स भी हैं, क्लोराइड है, कैल्साइट है, तो ये सब थोड़े मोड़े अमाउंट में होते हैं, तो उसके लिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
इसके अलावा देखिए मेटालिक मिनरल्स होते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। मेटालिक मतलब मेटल होंगे, नॉन मेटालिक मतलब नॉन मेटल्स नहीं होंगे, आपको पता ही है। ये देखिए यही बात यहाँ दी गई है। प्रीसियस मेटल को पता ही हो, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम। फेरस मेटल होते हैं जिसमें आयरन का प्रेजेंस हो, आयरन जैसे कि स्टील अलग अलग काइंड्स के बनाए जाते हैं। नॉन फेरस जो होते हैं उसमें आयरन नहीं होगा, लेकिन मेटालिक तो होगा बिकॉज मेटल है उसमें, टिन है, जिंक है, ये सारी हैं, एल्युमिनियम है। नॉन मेटालिक में बताया मेटल्स नहीं होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान रखें कि नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं सल्फर, फॉस्फेट, नाइट्रेट्स ये सब होते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि दैट सीमेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। सीमेंट जो है वो नॉन मेटालिक मिनरल्स का क्या है, मिक्सचर है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब देखिए रॉक्स, मैंने बताया था कि रॉक्स का मैं वहाँ पर जब रॉक आएगा तो मैं बताऊंगा, तो आपको समझना है कि रॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। मिनरल्स तो सिंपली एक होंगे, कोई दूसरा मिनरल होगा, कोई तीसरा मिनरल होगा, लेकिन एक रॉक में डिफरेंट मिनरल्स हो सकते हैं। एक रॉक में 10 से ज़्यादा भी मिनरल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं उसमें से, ठीक है। उसके बाद देखिए जो मिनरल्स जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, उनके डिफरेंट क्या होती है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट। यही बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फ्लैट्स पर पाया जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर सिर्फ एक बात ध्यान रखेंगे, ये सब जो एफकेट टाइप के एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं कि पेट्रोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ रॉक्स। इसमें अलग अलग जो है टेक्सचर है, ओरिजिन है, ऑकरेंस है, अल्टरेशन है, ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ने के लिए मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रॉक्स के बेसिकली 3 टाइप्स हैं जो प्रोमिनेंटली हमें पढ़नी होती है। इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इग्निशियस रॉक मैग्मा और लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनता है, कूलिंग इफेक्ट से बनता है। सेडिमेंट्री रॉक जो है वो डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट रॉक्स होता है, इसमें लिक्विफिकेशन प्रोसेस वर्क करता है, मैं आगे चल के बताऊँगा आपको। और ये जो है मेटामॉर्फिक व एग्जिस्टिंग यानी इग्निशियस रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक से ही बनता है, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से। देखिए इग्निशियस रॉक में कैसा है कि मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि लेट से ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है, नीचे मान लो मैग्मा है, मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये सरफेस पे आया, तो ये क्या होगा, कूलिंग होगा, यहाँ पर एक रॉक बन जाएगी, वो क्या होगी, ये जो रॉक होगी वो आपकी इग्निशियस रॉक होगी। लेकिन इस रॉक जो सरफेस के ऊपर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ इसका क्या होगा, कूलिंग होगा, क्योंकि तो बाहर है वो, तो इसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं। इसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइन ग्रेन्स होते हैं। कैसे ग्रेन्स होते हैं, फाइन ग्रेन्स होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस लेयर के अंदर भी तो हो सकता है, तो इस लेयर के अंदर होता है तो इंट्रूसिव होता है, उसका रैपिड कूलिंग नहीं होता है। रैपिड कूलिंग नहीं होने की वजह से इसमें कोर्स ग्रेन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यही 2 डिफरेंसेस होते हैं इग्निशियस रॉक में। ये पूरा आप अगर पढ़ेंगे तो यही है, आप मैंने आपको क्रक्स दे दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टार्ट कर लेंगे यहीं पर एग्जाम्पल्स। दोस्तों एग्जाम्पल से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप ये बात समझ लो। तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो गए, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमाइट, बसाल्ट, वॉल्केनिक ब्रेसिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ब्रेसिया जो होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है, बट वॉल्केनिक ब्रेसिया है तो कौन सा रॉक होगा, इग्निशियस रॉक। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। सेडिमेंट्री रॉक्स का कैसा है सर कि अगर मान लो यहाँ पर किसी भी तरह का रॉक है, लेट से इग्निशियस रॉक ही है, रिवर्स इस पर से फ्लो कर रही है, लगातार कोर्स मटेरियल इससे निकलेगी, कोर्स मटेरियल को कहीं ले जाकर वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। अब यहाँ पर उसने डिपॉजिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया तो वो लेयरिंग में डिपॉजिट तो हो जाएगी, लेकिन अब इसको किस प्रकार से, तो एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से इसमें कॉम्पैक्शन क्रिएट होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन सर। लिथिफिकेशन प्रोसेस आपको याद रखना होगा कि लिथिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कॉम्पैक्शन डेवलप करता है यहाँ पर, यानी वो पत्थर में क्या होगा, कॉम्पैक्ट वो पत्थर बन जाएगा, तो वो लिथिफिकेशन प्रोसेस है। इसी कारण से सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप, मैंने ये सारी तो आपको बता दिया। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए सिर्फ रिवर नहीं है, आप देखेंगे बहुत सारे हैं, विंड्स वर्क करते हैं, ग्लेशियर वर्क करते हैं, बहुत सारे एक्सोजेनिक एजेंट है, अगले चैप्टर में हम इसको देखेंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है बेसिकली वो 3
फॉर्म होता है, मैकेनिकल है, ऑर्गेनिकल है, केमिकल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इतना डिटेल आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप यहाँ नोट करेंगे। एग्जाम्पल्स सर आपको याद रखने होंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आएंगे, लगातार आए हैं। आपने अगर प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया होगा तो मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। मेटामॉर्फिक रॉक सर से बहुत ही सिंपल है। मेटामॉर्फिक रॉक में कैसा है कि कोई भी रॉक है, इग्नीशियस है, और कोई भी मान लेते हैं कि सेडिमेंट्री है, पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्या होता है, उसमें जो रॉक्स है वो चेंज होके उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, सॉरी डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म एक होता है, और एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक होता है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। मैं आपको शॉर्ट एंड क्रिस्प में समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए आपको समझना ये होगा कि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म में आपका बेसिकली जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और रिक्रिस्टलाइजेशन कहाँ होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन थर्मल मेटामॉर्फिज्म में होता है। इसमें बेसिकली टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो है वो आपका ब्रेकिंग होता है, रॉक्स का ब्रेकिंग, उसमें प्रेशर बढ़ेगा। अब प्रेशर बढ़ने की वजह से उसमें क्या होगा, चेंजेस आएंगे, तो इसे हम बोलते हैं डायनेमिक। लेकिन बेसिकली थर्मल क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए। अब इसमें देखिए कांटेक्ट, और अगर आप कांटेक्ट और रीजनल को समझेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए कांटेक्ट में क्या होता है कि अगर आपका कोई रॉक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास एक रॉक है, उसमें कांटेक्ट आया किसका, मैग्मा का, नीचे से मैग्मा का कांटेक्ट आया, इसमें हीटिंग इफेक्ट होगा, इसका क्रिस्टल में चेंजेस आएगा, क्रिस्टल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, इसका चेंज कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रीऑर्गेनाइजेशन भी होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन भी होता है। रीऑर्गेनाइजेशन आपका डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म से होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन थर्मल मेटामॉर्फिज्म में होगा। अगर इसमें मैग्मा का कांटेक्ट हुआ तो कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म। मान लो मैग्मा कांटेक्ट ही नहीं होता, मैग्मा तो नीचे ही रह जाता, इसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से इसमें चेंज हो जाता, उसे हम रीजनल कहते हैं। क्लियर है, इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जानने की ज़रूरत क्या है, ये स्टार्ट कर लो। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल सर आपके एग्जाम में आने वाला है, एग्जाम्पल ही आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम्पल से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है, प्रोसेस पता हो ना हो, आप उसका आंसर को सही कर पाएंगे। इसका देखिए एक प्रोसेस है रॉक साइकिल के, कोई भी रॉक जो है परमानेंट स्टेट में नहीं रहता, उसके चेंजेस होते रहते हैं। मैं सिर्फ आपको इस फिगर के थ्रू चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। हर जो है रॉक उसमें डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ से हम मैग्मा से स्टार्ट करते हैं। देखिए जो सरफेस है, सरफेस में आपको मैग्मा नीचे है, सरफेस मेंटल में, एस्थेनोस्फीयर में। मैग्मा ऊपर आएगा सरफेस पे, उसमें क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा। सॉलिडिफिकेशन अगर होगा तो क्या होगा, इग्निशियस रॉक में कन्वर्ट होगा। इग्निशियस रॉक में वेदरिंग और इरोजन होगा, मैंने भी बताया, तो वो सेडिमेंट्स बनेंगे। सेडिमेंट्स का लिथिफिकेशन होता है तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगा। सेडिमेंट्री रॉक का देखिए डायरेक्ट मेल्टिंग होने की वजह से मैग्मा कन्वर्ट होगा, फिर ये साइकिल चलेगा। सेडिमेंट्री रॉक का मेटामॉर्फिज्म होने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। मेटामॉर्फिक रॉक का फिर क्या होगा, मेल्टिंग होने की वजह से फिर मैग्मा कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इग्निशियस रॉक भी फिर डायरेक्ट क्या होगा, ये भी डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक बनेगा। किस प्रोसेस से, डायनेमिक हो सकता है, थर्मल हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए ग्रेनाइट वाला मैंने आपको बताया था क्या होगा, सियाल होगा, सिलिका एंड एल्युमिनियम। मेटामॉर्फिक रॉक का सेलिएंट फीचर क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन। इनमें से कौन सा, देखिए नॉट है, नॉट अ सिंगल एलिमेंट। मैंने बताया था ना, माइका याद रखिएगा, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सारे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ग्रेफाइट मैंने बताया था ना, कंफ्यूजन कौन क्रिएट करेगा, ये दोनों करेगा, नहीं करेगा, ग्रेफाइट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है माइका इसका आंसर, और ग्रेफाइट क्या है, सिंगल है, मैंने बताया था आपको। इसमें देखिए हार्डेस्ट पूछ दिया तो ये तो अच्छा इजी हो गया, डायमंड है, डायमंड हटा रहा था तो क्या होता, टोपाज होता। अगर डायमंड के जगह कोरंडम होता तो कोरंडम होता, बेसिक सिंपल है। इसके अलावा देखो नॉट अ सेडिमेंट्री, कौन सा सेडिमेंट्री नहीं है, मार्बल। मार्बल क्या होता है, मेटामॉर्फिक। ब्रेसिया क्या है, सेडिमेंट्री, मैंने बताया था। वोल्केनिक ब्रेसिया क्या होगा, वोल्केनिक ब्रेसिया आपका इग्निशियस होता है, ठीक है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे आ जाते हैं, जैसे सेकंड चैप्टर है। देखिए जब हम अगर बात करते हैं
जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के ऊपर तो आप थोड़ा समझें चीज़ों को कि अलग अलग देखिए जो है वो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो हैं वो हमेशा वर्क करती रहती हैं, ठीक है। अलग अलग जैसे कि एक्सोजेनिक फोर्सेस और एंडोजेनिक फोर्सेस जो हैं वो वर्क करती है। एक्सोजेनिक होती है बाह्य बल जो बाहर से लगती है, जैसे रिवर, विंड्स, ग्लेशियर, ये सारे जो वर्क कर रहे हैं वो आपका क्या है, एक्सोजेनिक है। एंडोजेनिक होता है जो अंदर से लगता है, ठीक है। इसमें देखिए आपको जानने वाली बातें कौन कौन सी हैं, ये आपको पहले तो ग्रेडेशन और एग्रेडेशन का डिफरेंस समझना पड़ेगा। डिग्रेडेशन सर होता है डिग्रेडेशन, यानी कि वियरिंग डाउन। रिवर्स बह रही है किसी रॉक के ऊपर से, क्या करेगी, उसका वियरिंग करेगी, इसके फ्रेगमेंट्स को क्या करेगी, तोड़ के ले जाएगी कहीं पर और उसको डिपॉजिट करेगी। तो जहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर उसका डिपोजिशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्रेडेशन। जहाँ से इसको तोड़ के वियरिंग कर रही है उसको क्या बोलेंगे, डिग्रेडेशन। क्लियर हो रही है, डिग्रेडेशन को ही ग्रेडेशन बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है टर्म्स में, ठीक है। क्लियर है। अब जियोमॉर्फिक में हम देखते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक कैसे होता है थोड़ा सा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। देखिए सबसे पहले एजेंट्स तो आपको पता ही है, मैंने बता दिया। रनिंग वाटर है, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर है, विंड्स हैं, वेव्स हैं, करंट्स हैं, ये सारे क्या हैं आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स, दे आर द जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। देखिए इसके अलावा जो ग्रेविटी है वो भी वर्क करता है। ग्रेविटी एक डायरेक्शनल फोर्स है, वो अभी हम आगे देखेंगे। ग्रेडियंट किस तरह से वर्क करता है, फॉर एग्जांपल अगर ये ग्रेडियंट है, यहाँ पर कोई रॉक है तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, नीचे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वो है ग्रेविटी वाला। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए एंडोजेनिक फोर्सेस पे आ जाते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार कर सकते हैं थोड़ा सा, तो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, एंडोजेनिक फोर्सेस को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, तो एंडोजेनिक फोर्सेस को एनर्जी रेडियो एक्टिविटी, रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन एंड प्रीमोडियल हीटिंग। प्रीमोडियल हीट क्या होता है सर, आपको पता होगा अगर आपने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ाया है कि अर्थ एक गैसियस स्टेट में था, कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड के बाद वो सॉलिड में आया, सॉलिड में अभी भी सिर्फ ऊपर वाले पार्ट है, बहुत सारे पार्ट अभी भी क्या है, जैसे स्टेनोस्फियर आपका है अभी भी मॉल्टन स्टेट में है, आउटर कोर आपका क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो अभी भी उसके अंदर जो हीट है, क्योंकि स्टार्टिंग हुई थी 2 लाख टेम्परेचर से, 2 लाख डिग्री सेल्सियस से, अभी भी उसके अंदर हीट है। वही हीट को हम बोलते हैं प्रीमोडियल रेसिडुअल हीट, अभी भी उसके अंदर हीट है ना, रेडियो एक्टिविटी वर्क करती है नहीं करती है। उसके बाद रोटेशनल, टाइडल फ्रिक्शन, ये सब अभी भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो ये सब अभी भी एंडोजेनिक फोर्सेस को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने आपको अभी तक प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं करवाया, बट आपको मैं जब प्लेट टेक्टोनिक्स कराऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कन्वेक्शनल थ्योरी, जो कन्वेक्शन करंट है, किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। तो कन्वेक्शन थ्योरी जो है, कन्वेक्शन करंट जो, इस बार सीए पे में क्वेश्चन आया कि कन्वेक्शन करंट जो है कहाँ होता है, मेंटल में, स्टेनोस्फियर। तो उसकी वजह से जो प्लेट होता है उसमें मूवमेंट होता है और फिर क्या करता है वो, माउंटेन्स का माउंटेन्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायोस्ट्रोफिज्म किसे कहते हैं। डायोस्ट्रोफिज्म बहुत सिंपल है, अगर कोई भी अर्थ का क्रस्ट है उसमें किसी भी तरह का मूवमेंट, एलिवेशन, बिल्डअप, ये सारा, यानी कि बेसिकली लैंड बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, इस तरह से। जैसे डायोस्ट्रोफिज्म में 2 होते हैं, आप देखो, एक होता है ओरोजेनी, एक होता है एपिरोजेनी। देखिए ओरो मतलब होता है माउंटेन, तो माउंटेन बिल्डिंग, जेनी मतलब जेनेसिस बिल्डिंग, एपीरो का मतलब होता है लैंड, जो लैंड बनाने में मदद करता है, ठीक है। मैग्मा आया, क्या करेगा, लैंड बनाने में मदद करेगा। तो ये सब है। फिर अर्थक्वेक्स हैं आपके, प्लेट टेक्टोनिक्स हैं, ये हो गए, ठीक है। इसमें देखिए आपको समझना क्या है कि जो बेसिकली ओरोजेनी होता है और एपेरोजेनी होता है। एपिरोजेनी में फोर्सेज जो हैं वर्टिकल लगती हैं, इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लगता है। 2 प्लेट आपस में टकराने की वजह से क्या होगा, माउंटेन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये है, ऑल्दो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसके बाद देखिए हम देखते हैं, आपको ये डिफरेंस पता चल गया होगा ना एपिरोजेनी और ओरोजेनी में। ओरोजेनी इज अ माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस और एपिरोजेनी इज अ लैंड बिल्डिंग, ठीक है। वोल्केनिज्म तो आपको पता होगा कि सर देयर इज मैग्मा,
वो मैग्मा बाहर आता है किससे? क्रेटर से। क्वेश्चन आया है CAPF 2021 में, इसी साल क्रेटर से आता है, ठीक है। अब देखिए एक्सोजेनिक, एक्सोजेनिक का एनर्जी कौन होगा? सन इज द अल्टीमेट सोर्स, सन इज द अल्टीमेट सोर्स। तो कौन है? एटमॉस्फेयर में है ना, तो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स एनर्जी। जिस प्रकार से प्रीमोडियल हीटिंग, रोटेशनल, टाइडल फोर्सेस, रेडियो एक्टिविटी, ये सारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस में वर्क करते हैं एनर्जी के लिए, उसी प्रकार से एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में आपको सन एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का। इसके बाद ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मैंने बताया था ना, स्लोपिंग, पहाड़ है ज़्यादा अगर स्टिप होगा तो बहुत जल्दी उसमें क्या होगी, इसीलिए लैंडस्लाइड्स कहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं? हिली एरिया में, ठीक है। इसके बाद ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो वर्क करता है। यहाँ पर आपको देखना होगा कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस, ठीक है। इसमें सिंपल सा वर्क यही करता है कि कितना ज़्यादा आपका स्टेप है स्लोप, ठीक है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट, क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, मैं ग्राफ के थ्रू आपको इसको थोड़ा क्लियर करूँगा कि टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ जानने वाली वो डेनुडेशन है। आपको समझना होगा क्या है डेनुडेशन। सर बेसिकली डेनुडेशन इज नथिंग बट वेयरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन दी डेनुडेशन। यानी जितने भी एक्सोजेनिक फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, एक्सोजेनिक एजेंट वर्क कर रहे हैं, किसके लिए? एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में, उसे हम क्या कहेंगे? डेनुडेशन कहेंगे। सो बेसिक अगर आप याद रख सकते हैं तो ये याद रख सकते हैं कि वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ लैंड इज नोन एज डेनुडेशन। क्लियर है? इसके अलावा देखिए हम डेनुडेशनल प्रोसेसेस, यहाँ पर ये देखिए ग्राफ है जो मैं उतने देर से बता रहा हूँ कि वेदरिंग किसके कारण? ड्राइविंग फोर्सेस है ग्रेविटेशनल, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन, इसके कारण वेदरिंग होता है। मास मूवमेंट जो है वो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, एक स्टीप स्लोप है उसमें ग्रेविटी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली कैसे होता है? ये है काइनेटिक एनर्जी रिवर के पास है, रिवर क्या करेगा? यहाँ से चीज़ों को क्या करेगा? इरोड करके ले जाएगा और कहीं पर ले जाके डिपॉजिट करेगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको समझना है वेदरिंग। वेदरिंग का बेसिक और बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, भी समझे। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी अर्थ मटेरियल का के ऊपर कोई भी एक्शन होता है वेदर और क्लाइमेट से या इसके किसी भी कंपोनेंट से, तो उसे हम वेदरिंग कहते हैं। क्योंकि देयर आर a number of processes within the weathering which act either individually or together to affect earth material in order to reduce their fragmental states। fragments में अभी हम देखेंगे किस तरह से केमिकल और वो तो किस तरह से फ्रेगमेंट में होता है वो हम समझेंगे थोड़ा सा। weathering is defined as a mechanical disintegration and the chemical decomposition of rocks through the action of various elements of weather and climate। कैसे देखते हैं हम? देखिए सबसे पहले आप इस ग्राफ को थोड़ा समझें। ये ग्राफ में आपको क्या शो करना चाह रहा है कि प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर जहाँ कम होगा ना वहाँ वेदरिंग कम होती है, ठीक है। और जहाँ पर आप देखें यहाँ पर जहाँ पर आपका प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दोनों ही ज़्यादा है वहाँ पे वेदरिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। हम यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है ये आप समझें। यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि आप ये दोनों ग्राफ देखें, यहाँ पर टेम्परेचर तो इससे भी ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर उससे कम है। लेकिन यहाँ देखिए प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो आपका वेदरिंग जो मेंटल है उसका डेप्थ ज़्यादा है। इससे ये पता चलता है कि प्रेसिपिटेशन का रोल ज़्यादा बड़ा है टेम्परेचर से, सिंपल, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको समझना होगा केमिकल वेदरिंग और मैकेनिकल वेदरिंग। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप यहाँ समझ के जाएं कि केमिकल वेदरिंग और आपका जो फिजिकल वेदरिंग है उसके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। क्या है वो नहीं है वो आपको पता नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको इसके एग्जाम्पल्स नहीं पता है तब एग्जाम में दिक्कत आएगी। CAPF 2021 क्वेश्चन आया था केमिकल वेदरिंग का। क्वेश्चन था कि कौन सा इसमें से केमिकल वेदरिंग नहीं है, उसमें सॉल्ट वेजिंग, सॉल्ट फ्रीजिंग वाला था। आपको अगर पता है कि सॉल्ट फ्रीजिंग, सॉल्ट वेजिंग अगर फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है तो बस द थिंग्स आर कंप्लीटेड नाउ। तो आपको समझना पड़ेगा, अप्रोच समझना पड़ेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं कहाँ से नहीं आ रहे हैं। ऑल्दो मैं आपको रफ आइडिया दूंगा। केमिकल वेदरिंग में बेसिक और सिंपल है कि केमिकल एक्शंस होंगे,
ठीक है। केमिकल एक्शंस होंगे, वाटर का वहाँ रोल होगा, एसिड का रोल होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के क्या होंगे, रोल होंगे, जहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस होगा। ठीक है। देखिए इसमें सोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, बस यही अगर आपको पता है ना, आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा पता होना नहीं चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सोल्यूशन में कैसा है, बेसिकली अगर आप सॉल्ट्स को देखेंगे ना, बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर और एसिड में क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। वाटर और एसिड में क्या होते हैं, डिज़ोल्व होते हैं। तो वो जो फॉर्म करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, सल्फाइड, पोटेशियम, ये सारे क्या हैं, सॉल्युबल मिनरल्स हैं। कैसे मिनरल्स हैं, सॉल्युबल मिनरल्स। तो ये सारे क्या होते हैं, वाटर के प्रेजेंस में क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन द लाइमस्टोन आर सॉल्युबल इन वाटर कंटेनिंग कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में आता है ना, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। इसी कारण से आप देखेंगे एसिड रेन में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कार्बोनिक एसिड, क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो गाड़ियां हैं, उससे CO2 रिलीज हो रही है। CO2 जब रेन के H2O से कांटेक्ट में आती है तो क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। इसका कारण क्या होता है, एसिड रेन होता है। कार्बोनेशन बेसिक प्रोसेस है जहां पर रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं विथ मिनरल्स। ठीक है। इसमें जो है, जैसे आप देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। इसके कारण जो है वो आपका वेदरिंग प्रोसेस होता है। ठीक है। इसके बाद हाइड्रेशन बेसिकली है। हाइड्रेशन में बेसिक क्या होता है, केमिकल एडिशन ऑफ वाटर। वाटर की वजह से होगा क्या, बेसिक आप समझें इस चीज़ को, कि मिनरल्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक्सपैंड करते हैं। वाटर गया ना तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। कैल्शियम सल्फेट इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल है। कैल्शियम सल्फेट का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, फिर बाद में डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बेसिक है, बहुत ही बेसिक। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में डिफरेंस समझना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। अब आयरन है, आयरन के ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस करवाएंगे तो क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, फेरस ऑक्साइड बनाएगा। अब यही ऑक्साइड को आप ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और जिस कारण से आप देखेंगे क्या होगा, रिडक्शन वहां पर होगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये है कि रेड कलर ऑफ ऑक्सीजन, जो रेड कलर होता है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडेशन में। वही रेड कलर अगर रिडक्शन होता है तो ग्रीनिश या ब्लू ग्रेइश कलर में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए फिजिकल वेदरिंग के बहुत सारे फोर्सेस यहाँ पर दिए हैं। कौन कौन से फोर्सेस फिजिकल वेदरिंग को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज बीइंग देयर, एक्सपेंशन फोर्स है, वाटर प्रेशर है, ये सारे जो हैं वो प्रेशर्स हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए ये सारी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं करवाऊँगा जब चीज़ें वहाँ पर आएंगी, जहाँ पर हम थोड़ा सा इस पर डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से अनलोडिंग एक्सपेंडिंग होता है, किस तरह से ये चीज़ें होती है। पूरी तरह से ग्राफिक्स की मदद से मैं आपको जब समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ आएंगी कि अनलोडिंग, एक्सपेंशन और एक्सफोलिएशन ये सारे जो हैं इंटरलिंक टॉपिक्स हैं। और एक्सफोलिएशन जो है वो फिजिकल वेदरिंग के साथ साथ केमिकल वेदरिंग का भी पार्ट है। तो एक्सफोलिएशन एकमात्र ऐसा है जो फिजिकल वेदरिंग भी होता है और केमिकल वेदरिंग भी होता है। अब अनलोडिंग एक्सपेंडिंग होता क्या है, मान लो देखो ये एक पत्थर है। ठीक है। दिस इज अ एक्सफोलिएशन डोम है। ये होता किस प्रकार से, इसमें ऊपर वियरिंग एंड टीयरिंग हुआ, ऊपर से वेट क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ नीचे से क्या होगा, फोर्स लगेगा, नीचे से एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, जिसके कारण क्या होगा ना, इसमें पीलिंग होगी। एक्सफोलिएशन में बेसिकली होता क्या है, पीलिंग होता है। ऑनियन के जो पील्स होते हैं ना, उस तरह से ये चीज़ें क्या ऊपर से इसका लेयरिंग जो धीरे धीरे करके क्या होता है, निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम एक्सफोलिएशन बोलते हैं। अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन क्या होगा, नीचे से एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, और उसको हम बोलते हैं अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। ऊपर से क्या होगा, ऊपर से आपका लेयर हटेगा, ऊपर से आपका लेयर हटेगा और नीचे से क्या एक फोर्स लगेगा। तो अनलोडिंग हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ। समझ आ रहा है आपको, इसमें एक्सफोलिएशन डोम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फिर टेम्परेचर एंड चेंजेस एंड प्रेशर, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हैं ना तो चीज़ें की एक्सपेंशन होती है। कोई भी रॉक है अगर वो हाई टेम्परेचर हॉट एरिया में है
तो क्या होता है वहाँ पर एक्सपेंशन हमें देखने के लिए मिलता है। इसी कारण से आप देखेंगे कि सैंड का फॉर्मेशन डेजर्ट में इसलिए होता है, रीज़न है कि वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ मिसकंसेप्शन क्या होता है कि सैंड है इसीलिए वहाँ हाई टेम्परेचर, नो, पहले वहाँ हाई टेम्परेचर होता है इसलिए सैंड का फॉर्मेशन। इसी को हम टॉर्स भी कहते हैं। टॉर्स क्या होता है? राउंडेड स्मॉल एंड बिग बोल्डर्स, छोटे छोटे गोल गोल पत्थर जो होते हैं, बड़े या छोटे, उनको हम टॉर्स कहते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है कि टॉर्स जो है वो किसका पार्ट है? फिजिकल वेदरिंग का। फ्रीजिंग, थॉइंग एंड थॉर्स वेजिंग, यही क्वेश्चन आया था आपका CFF के एग्ज़ाम में। इसमें होता क्या है कि अगर मान लो एक ये पत्थर है, इसमें क्रैक डेवलप हुआ, अब इसके अंदर वाटर जाएगा, फिर क्या होगा? ये आइस में कन्वर्ट होगा तो एक्सपेंशन होगा, फिर इसके बाद फिर से ये वाटर में होगा, फिर ये आइस में कन्वर्ट होगा जब विंटर्स आएगा। तो इस कारण से ये धीरे धीरे क्रैक बड़ा होते जाएगा और फिर ये दोनों पत्थर अलग अलग हो जाएंगे। तो ये केस होता है फ्रीजिंग, थॉइंग और फास्ट वेजिंग में। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम देखें सॉल्ट वेदरिंग, तो बेसिकली इसमें सेम ही वही केस है, वाटर के साथ जो है वो, तो इसमें लेकिन डिफरेंस क्या है? केमिकल, यानी यहाँ पर केमिकल रिएक्शन फॉर्मेशन नहीं होता, यही डिफरेंस है। नहीं तो सोल्यूशन हाइड्रेशन में भी यही चीज़ होती है, बट इसमें होता क्या है कि बहुत सारे रॉक्स के अंदर जो सॉल्ट होती है वो थर्मल एक्शन की वजह से, हाइड्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन की वजह से एक्सपैंड कर जाती है। तो यहाँ कोई केमिकल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। 40-50 डिग्री हाई डिग्री टेम्परेचर अगर मिलता है तो यहाँ पर जो सॉल्ट्स होते हैं जिसमें कि पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? इस टाइप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक्सपैंड कर जाते हैं। इसमें आप प्रोमिनेंट देखेंगे तो लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सेल, नीस, ग्रेनाइट, ये सारे आते हैं। इसके बाद देखिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ का भी वेदरिंग है। जैसे कि अब देखो बेसिक है, जो एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स भी वेदरिंग करते हैं। फिर इसके अलावा जो आपके प्लांट्स हैं वो आपके वेदरिंग करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं वो आपके वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, ह्यूमंस हैं वो वेदरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये सारे जितने भी होते हैं ना वो क्या बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। एक्सफोलिएशन का मैंने बताया स्पेशल जो है वो एक्सफोलिएशन है, जो कि आपका मैंने आपको अभी समझाया था, इसको ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, इसीलिए ये फिजिकल और केमिकल दोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है, आप इसमें पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि किस तरह से ये इनरिचमेंट में मदद करता है, किस प्रकार से जो वेदरिंग है वो मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सारे में मदद करता है। बहुत सारे जगह पर यहाँ पर जो है वो बायोम्स और बायोस्फीयर के लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होता है। इसके अलावा जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो भी इसके कारण हो पाता है। ठीक है, क्योंकि जो बेसिक एलिमेंट है सॉइल फॉर्मेशन में, आगे हम देखेंगे, वो आपका वेदरिंग है। फर्स्ट स्टेप आपका वेदरिंग होता है, वेदरिंग के बाद ही आपका सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मास मूवमेंट क्या होता है आप समझे यहाँ पर कि मास मूवमेंट बेसिकली क्या होता है कि a mass of rock debris down the slope, जो एक मान लो कि कोई हाई सरफेस पे एक पत्थर है, जो कोई भी एक मास ऑफ रॉक है, डेब्रिज है, वो अचानक से क्या होगा? फ्लो करेगा। किसके इन्फ्लुएंस में? स्लोप के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेडियंट के इन्फ्लुएंस में। उसी को हम क्या कहते हैं? मास मूवमेंट कहते हैं। देखिए मास मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको समझना है इसके ग्रुपिंग को। अगर ये आप समझ लिए तो बहुत आपके लिए इनफ हो गया। तो यहाँ पर आप स्टार मार्क कर लेंगे कि आपको समझना ये है कि जो मास मूवमेंट है, जैसे कि स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट और लैंडस्लाइड, ये तीनों के डिफरेंस मतलब कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्लो मूवमेंट की बात कर रहा हूँ तो स्लो मूवमेंट में पहला कौन सा आता है? क्रीप आता है, जहाँ पर क्या होती हैं चीज़ें बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे क्या करती है? स्लोप में आती हैं, तो उसे हम क्रीप कहते हैं। तो ये इसमें पहला कौन सा हो जाएगा? आपका क्रीप। फिर आप देखिए इसमें आपको सॉलिफिकेशन देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सॉलिफिकेशन। सॉलिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब ये समझे, सॉलिफिकेशन का मतलब होता है कि स्लो डाउन स्लोप फॉलिंग ऑफ सॉइल मास एंड फाइन ग्रेन डेब्रिज सैचुरेटेड और लुब्रिकेटेड विथ वाटर। तो इसको हम सॉलिफिकेशन कहते हैं। सॉलिफिकेशन किसके अंतर्गत आता है? ये बेसिकली जो आप देखेंगे ना, मॉइस्ट टेम्परेट एरियाज जो होते हैं वहाँ सॉलिफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये स्लो मूवमेंट का पार्ट होता है। ठीक है,
इसके अलावा अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि रैपिड मूवमेंट में आपको देखिए 3 बस याद रखना है कि 3 इसके अंतर्गत आता है। पहला है अर्थ फ्लो, दूसरा है मड फ्लो और तीसरा है आपका डेब्रिस एवलांचेस। अगर ये 3 चीज़ें आपको पता है ना, तो उसके अलावा आपको चीज़ें उतनी ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि डेब्रिस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। सबसे ज़्यादा फास्ट जो होता है वो डेब्रिस एवलांचेस होता है। मड फ्लो की भी तुलना में काफ़ी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, डेब्रिस एवलांचेस इज सिमिलर टू स्नो। ये देखिए, ये जो है वो एंडीज़, ये सारी जो जगह पे हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लैंड स्लाइड जो है, बेसिकली आप देखें जो लैंड स्लाइड है उसमें आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए। स्लम्प, स्लम्प बेसिकली बैकवर्ड मूवमेंट होता है। ये यहाँ से एक डेब्रिस आ रही है, ये पीछे की तरफ क्या करेगी, बैकवर्ड मूवमेंट करेगी। ये क्या करेगा, बैकवर्ड मूवमेंट करेगा पीछे की तरफ। तो ये बैकवर्ड मूवमेंट होगा तो स्लम्प, अगर बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो डेब्रिस स्लाइड। आपको यही पता होना चाहिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है डेब्रिस स्लाइड। अगर बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होगा तो डेब्रिस स्लाइड और डेब्रिस फॉल भी इसके अंतर्गत आता है, जहाँ पर एक फ्री फॉल देखने के लिए मिलता है अर्थ डेब्रिस का। ठीक है, इसके अलावा रॉक स्लाइड्स भी हैं इसके अंतर्गत। तो एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि लैंड स्लाइड में कौन, कोई भी बोले लैंड स्लाइड में क्या, तो लैंड स्लाइड में 4 आते हैं, स्लम्प, डेब्रिस स्लाइड, डेब्रिस फॉल और रॉक स्लाइड। अगर रैपिड मूवमेंट पूछे तो अर्थ फ्लो, मड फ्लो और डेब्रिस एवलांचे। स्लो मूवमेंट में क्रिप, इसके बाद सॉलिफिकेशन। सॉलिफिकेशन में बेसिकली क्या होता है, जो सॉइल मासेस होते हैं, जो फाइन ग्रेन रॉक डेब्रीज होती हैं, वो वाटर के साथ मिलने की वजह से एक मडी लाइक बन जाता है। बेसिकली ये मॉइस्ट एरिया, मॉइस्ट टेम्परेट एरिया में ये जो है हमें देखने के लिए प्रोमिनेंटली मिलती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। देखिए इरोजन डिपोजिशन में उतने देर से आपको समझा रहा हूँ, बेसिक वही है कि इरोजन में बेसिकली जो वेदर्ड मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, उसमें जो एक्सोजेनिक एजेंट्स हैं वो वर्क करते हैं, और डिपोजिशन जो है वो आपका वही एक्सोजेनिक एजेंट करते हैं। और इसी एजेंट के थ्रू जो है लिथिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके कारण आपका सेडिमेंट्री भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा देख लेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो आगे आ जाते हैं। आगे हम देखिए सॉइल फॉर्मेशन पे आते हैं। बेसिकली आपको समझना क्या पड़ेगा कि सॉइल क्या है। तो सॉइल बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ नेचुरल बॉडीज ऑन अर्थ सरफेस कंटेनिंग लिविंग और द डेड मैटर सपोर्टिंग और कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग प्लांट। बेसिकली क्या होता है कि देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से आपको थोड़ा समझ आएगा कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल से कि सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है। पहले तो वेदर्ड मटेरियल होगा। अब वेदर्ड मटेरियल का क्या होता है, बैक्टीरिया और जो इंफीरियर प्लांट बॉडीज होते हैं उसके, जैसे मॉसेस एंड लाइकेंस, उसके फॉर्मेशन, उसके प्रेजेंस में ह्यूमस एक्यूमुलेशन होता है। और इस ह्यूमस एक्यूमुलेशन के बाद आपका क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इसी में आपको ध्यान रखना होगा कि सॉइल साइंस को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपको क्या पता होना चाहिए कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो बस अगर आपको ये पता है ना, स्टार मार्क यहाँ कर लेंगे, अगर ये पता है तो आपका काम हो जाएगा। कि देखिए एक पेरेंट मटेरियल हो गया, एक टोपोग्राफी हो गया, क्लाइमेट हो गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, टाइम, बस ये 5 जो हैं वो हैं। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें की उतनी ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइजेज में। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। ऐसे तो ये क्वेश्चंस आप भी कर सकते हैं। देखिए ग्रेडेशनल प्रोसेस क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, इरोजन होता है, वेरी सिंपल। अब इसको इजीली कर लेंगे। हाइड्रेशन प्रोसेस जो है वो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अफेक्टेड बाय द हाइड्रेशन। तो सॉल्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सॉल्ट जो है वो हाइड्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, अफेक्ट होता है। इसके बाद देखिए डेब्रिस एवलांचेस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको एग्जांपल्स पता हैं चीज़ें वहीं कंप्लीट हो जाएंगी, उसके अलावा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रैपिड फ्लो एंड मास मूवमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम डील करने जा रहे हैं, अगले 15-20 मिनट में हम इसे डील कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको यूनिक तरीके से ये करवाने वाला हूँ जिससे आपको ये इसमें को करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, इस चैप्टर को करने के लिए आपको उतना ज़्यादा डिटेल और इंटीग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चैप्टर को आपको करने के लिए उतना ज़्यादा डिटेल्ड और इंटीग्रिटी में जाने की
देखिए लैंड फॉर्म्स को अगर आप ये तो पेजेस से कर ले रहे हैं ना, आपका बहुत ज़्यादा जो एग्ज़ाम में है वो आपका कंटेंट हो जाएगा। कैसे? आपको पता क्या क्या होना चाहिए ये आप समझें पहले। सबसे पहले देखिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आपका रनिंग वाटर की वजह से लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। तो आपके दो तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, एक इरोजनल होता है और एक डिपोजिशनल होता है। इरोजनल जो है वो बेसिकली आपके जैसे कि वैलीज़ का निर्माण होता है। वैलीज़ तीन प्रकार की होती हैं, वी शेप्ड वैली, गॉर्ग्स एंड कैंयन। ये तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के चैप्टर में। इसके अलावा पॉट होल्स एंड प्लंज पूल्स का निर्माण होता है रिवर्स की वजह से। इंसाइंड और इंट्रेंच्ड मेंडर्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद रिवर ट्रेसेस पेयर्ड और अनपेयर्ड दोनों होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स लाइक एलुवियल फैन डेल्टा, ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है अभी हम देखेंगे। फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीव्स एंड पॉइंट बार्स। इसके अलावा मेंडर में ऑक्सबो लेक आता है। और उसके बाद ब्रेडेड चैनल्स होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। ये सारा का डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा। इसके बाद एक ग्राउंड वाटर में कौन कौन से बनते हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल। आपको ये तो समझ आ रहा होगा ना इरोजनल और डिपोजिशनल का बीच में अंतर क्या होता है। जो इरोड करके बनेगा वो इरोजनल, जो डिपोजिट करने के बाद बनेगा वो डिपोजिशनल होगा। तो डिपोजिशनल में तो सिंपल है, स्टैलाइट, स्लैगमाइट, पिलर्स एंड कोलम्स। अब इसको याद किस तरह से रहना है, क्योंकि जो ऊपर सीलिंग में लगती है वो हैंग करती है। LAT लटकना होता है ना, इससे आप LACT से याद रख सकते हैं, हैंग। इस तरह से छोटे निमोनिक्स हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए। इरोजनल है सिंक पूल के बाद एडवांस फॉर्म में आपका कोलैप्स सिंक आता है। फिर लैप्टीज लाइमस्टोन पेवमेंट, फिर डोलाइन, उवालास को वैली सिंक भी कहते हैं। पोलजे नहीं दिया है NCERT में, बट पोलजे इसका एडवांस वर्जन होता है, इससे बड़ा होता है उवालास से। और ये केव्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके सामने आता है ग्लेशियर्स में इरोजनल डिपोजिशनल बनते हैं, जैसे कि सिर्क, जिसे हम टार्न लेक भी कहते हैं। फिर हॉर्न्स एंड सेरिटेड रिजेस, जिसे एरिटस भी कहा जाता है। इसके बाद ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रॉज, जैसे फजाइड्स, फॉइड्स, सी वाटर। देखिए बेसिकली ग्लेशियल्स में जब सी वाटर आ जाते हैं ना ग्लेशियल वैलीज में, तो उस फजाइड्स और फोजाइड्स बनाता है, वो हम देखेंगे अभी। इसके अलावा डिपोजिशन में आपका ग्लेशियल टिल है, मोरेन्स हैं। इसमें दो तरह के मोरेन्स होते हैं, ग्राउंड मोरेन्स और मीडियल मोरेन्स। इसके बाद आपका आ जाता है ईस्कर, आउटवाश प्लेन, ड्रमलिन्स, ठीक है। इसके बाद वेव करंट्स है, तो वेव करंट में भी दो हो गए, इरोजनल और डिपोजिशनल। इरोजनल में आपके क्लिफ्स, ट्रेसेस, केव्स, स्टेक्स, जिसमें सी स्टेक्स और सी स्टेक्स भी, केव्स एंड सी स्टेक्स भी रहता है तो चल जाएगा। यहाँ बीचेस, ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स, ठीक है। इसके बाद विंड्स में आपके इरोजनल और डिपोजिशनल में आएंगे। इरोजनल में आपका आता है पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन, प्लास, डिफ्लेशन हॉलो केव्स, मशरूम एंड टेबल पेडेस्टल रॉक्स। और डिपोजिशनल में आते हैं सैंड ड्यून्स, बाराचन, पाराबोलिक ड्यून्स, सी, फिर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स ड्यून्स आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको समझना ये पड़ेगा कि जो आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये समझनी है कि देखिए इसका पूरा डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, कौन किसके अंतर्गत आता है ये अगर आपको पता है तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको डिटेल और इंटीग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको डिटेल और इंटीग्रिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सिर्फ, क्योंकि आप क्वेश्चंस देखें, CAPF में क्वेश्चन आया था कि सी स्टेक्स, सी क्लिफ्स, ये सारे किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, तो वेव्स के द्वारा। अगर आपको इतना सिंपल सा चीज़ पता है तो आपको आंसर आ जाएगा। ऑल्दो मैं डेफिनेटली ये चीज़ को सपोर्ट करता हूँ कि आपको चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में पता होना चाहिए, बट उसे हम भी आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करवाएंगे व्हेन वी विल बी डीलिंग विद द ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए इसमें आपको यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि यूथफुल स्टेज में क्या होता है कि आपको वी शेप्ड वैलीज देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको मार्सेस, स्वैम्स, लेक्स, ये सब देखने के लिए मिलते हैं। वाटरफॉल्स देखने के लिए मिलते हैं, रैपिड्स देखने के लिए मिलते हैं। मैच्योर स्टेज में अगर आप देखेंगे ना तो वाटरफॉल्स और रैपिड्स गायब हो जाते हैं। ओल्ड स्टेज में तो मेंडरिंग होती हैं, स्वैम्स होते हैं, ये सारे। मैं आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ से करवाने वाला हूँ इरोजनल लैंडफॉर्म से। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, वैली। अब आप समझे कि वी शेप्ड वैलीज़ और गॉर्ग्स और कैनियन, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है। वी शेप्ड वैली तो सिंपल है,
एक वैली जो वी के शेप में, एक वैली जो ऐसी होती है उसको हम गॉर्ग्स कहते हैं। कैनियंस जो होता है वो स्टेप लाइक स्टेप में होता है, इस तरह से जो स्टेप्स के फॉर्मेट में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैनियंस कहते हैं। ठीक है, बस आपको ब्रीफ में मैं चीज़ों को बता देता हूँ कि क्या क्या होता है, इसको मैं डिटेल में कराऊंगा। देखिए पॉट होल्स एंड प्लंज पूल क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल एक इधर से वाटर आ रहा है ऊपर से, नीचे जो सरफेस होता है, जो ये नीचे सरफेस है वहाँ पर पहले यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, तो इसे हम पॉट होल्स कहेंगे। और फिर कुछ समय बाद यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से एक पूल टाइप का आपका बन जाएगा, यहाँ पर आपका वाटर आ जाएगा, फिर ये, तो इसे हम प्लंज पूल कहते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको उसके मदद से समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इनसाइज और इंट्रेंच्ड मियांडर्स का सिंपल क्या होता है कि जब मियांडरिंग, जैसे पिछले बार आपने कोलोराडो रिवर में देखा, जब मियांडरिंग वैलीज़ का शेप ले लेती है इस प्रकार से, जब वो वैलीज़ बन जाती हैं तो उसे हम इनसाइड और इंट्रेंच्ड मियांडर्स कहते हैं। इसके अलावा ट्रेसेस क्या होते हैं, देखिए रिवर का एक अपना बेड होता है, तो अगर वो इस तरह से दोनों साइड बराबर इरोजन करती है तो उसे हम पेयर्ड ट्रेसेस कहते हैं, और अगर दोनों साइड इरेगुलर होती है तो उसे हम अनपेयर्ड कहते हैं। ठीक है, ये कैसे फॉर्म होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में एल्यूवियल आता है और एक आपका डेल्टा आता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि एल्यूवियल और उसमें डेल्टा के बीच में डिफरेंस क्या आता है। देखिए अगर ये माउंटेन यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो जो इसका फुट हिल्स होता है यहाँ पर, वहाँ पर जिसका फॉर्मेशन होता है ना उसे हम कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप में फॉर्मेशन होता है रॉक डेब्रिस के जमा होने की वजह से, उसे हम कहते हैं एल्यूवियल फैन। लेकिन वही, क्योंकि यहाँ पर कोर्स ग्रेन होंगे, यहाँ पर अब रिवर जो है प्लेन्स में आ जाती है तो रिवर्स के पास उतना स्ट्रेंथ बचता नहीं है कि वो उन बॉर्डर्स को कैरी कर सके, तो यहीं पर उसको ट्रायंगुलर शेप में कर देती है डिपॉजिट, तो इसी कारण से यहाँ पर एल्यूवियल फैन होता है। बट माउथ के पास जो रिवर होती है उसके माउथ के पास भी एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन होता है, वो उसे हम डेल्टा का, तो बेसिक डिफरेंस ये होता है डेल्टा और इसमें कि इसमें आपको बोल्डर्स मिलेंगे, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, यहाँ पर सिल्ट मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा सिल्टी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पतला और जब बारीक आपको मटेरियल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और एक माउथ पे बनता है, ये आपको है। इसके डेल्टास के अलावा अगर हम देखें फ्लड प्लेन्स, तो फ्लड प्लेन तो बेसिक सा है कि आपका कितना दूर तक उस जो नदी है उसका फ्लड प्लेन है। इसके अलावा आपका पॉइंट, दैट इज़ योर पॉइंट बार्स एंड नेचुरल लीव्स, उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए एक जब रिवर इस तरह से मियांडरिंग करती है ना, तो इस साइड से वो क्या करता है, इरोजन करता चलता है और फिर डिपोजिशन करता है। तो इधर इस साइड जो होता है ना उसे हम पॉइंट बार्स कहते हैं, और इस साइड जो डिपोजिशन होता है ना उसे फ्लड प्लेन कहते हैं, कॉन्वेक्स साइड में। ठीक है, पॉइंट बार्स जो हैं वो आपके कॉन्वेक्स साइड में होते हैं, उसके बाद कॉन्केव साइड में आपको वो होगा। मेंडर्स तो आपको पता है, मेंडर में जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो आपको ये पता होना चाहिए, इसके जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं कि मेंडर आपको पता होना चाहिए कि जब जो रिवर है वो अपने ओल्डर स्टेज में आती है तो वो इस तरह से मेंडरिंग करना स्टार्ट कर देती है, तो उसे ही हम मेंडर्स कहते हैं। और बेसिकली जो मेंडर्स हैं उसके फॉर्मेशन के पीछे रीज़न देखिए, एक तो ग्रेडियंट हो जाता है, दूसरा अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट होता है, और तीसरा कोरियोलिस फोर्स भी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि कोरियोलिस फोर्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मियांडरिंग में। ठीक है, इसके बाद ये ऑक्सवो लेक होता है, जब मियांडरिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है तो यहाँ से ये कट ऑफ हो जाता है, यहाँ पर डिपोजिशन होता है, इसके कारण होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जब हम डिटेल से चीज़ों को करेंगे। ब्रेडेड चैनल इस प्रकार से होते हैं जहाँ पे बहुत सारा इंटर मिक्सअप होता है। ठीक है, यहीं पे मैं आपको सैलो सिंक होल ये सारा बता देता हूँ। देखिए इस प्रकार से जब थोड़ा सा एक होल बनता है उसे हम सैलो होल कहते हैं, वो थोड़ा जब डीप हो जाता है तो सिंक होल होता है। इसके बाद ऊपर से अगर उसकी छत कोलैप्स कर जाती है तो वो कोलैप्स होल बनता है। इस तरह से आपको सिंक होल देखने के लिए मिलेंगे। ये सब जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो उलावास बनते हैं, और उलावास का ही एक नेक्स्ट वर्जन होता है, उसको हम पोलजे कहते हैं। वो उलावा से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्लियर है, तो ये सारे आपके ग्राउंड वाटर्स में आते हैं। ग्राउंड वाटर्स में आपका एक लैपीज और लाइमस्टोन पेमेंट बच जाता है। तो लैपीज जो है वो इस प्रकार से माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा स्टेप इस प्रकार से होते हैं, उसे हम अगर इस प्रकार से होंगे
तो उसे हम लैपीज कहेंगे, और थोड़े थोड़े मतलब इस टाइप से रफ होंगे सिर्फ, तो उसे हम लाइमस्टोन पेवमेंट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा केव्स तो आपको पता ही होगा, सिंपली केव्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद डिपोजिशनल में स्टेलाइट और स्टेगमाइट और पिलर्स आते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। जब दो, एक स्टेलाइट और एक स्टेगमाइट जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो वो एक कुलम का निर्माण करते हैं। इसके अलावा हम अगर ग्लेशियर्स को देखते हैं तो आप ग्लेशियर्स में ये देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका इरोजनल होता है उसमें हमें सिरिक देखने के लिए मिलता है। सिरिक एक बेसिकली जो है ग्लेशिएटेड वैली होता है, जो इस प्रकार से होता है। हॉर्न जो होता है इसका टॉप होता है। कॉल जो है वो एक रिज बनता है यहाँ पर, और इसी को हम एरिट्स, सेरेटेड रिजेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्लेशियल वैलीज एंड ट्रॉस तो हम लोग ने देख लिया था। इसके बाद हम डिपोजिशनल वाले में आ जाते हैं। तो डिपोजिशनल पहला मोरेन होता है। मोरेन जो बेसिकली रिजेस का फॉर्मेशन होता है इस प्रकार से, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और इस प्रकार से जो होता है वो आपका स्कर्स होता है, और ये ड्रमलिन्स होते हैं। ड्रमलिन्स बेसिकली इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं उसी रफ आइडिया दे रहा हूँ इसको किस तरह से पूरा, मैंने आपको बताया इस चैप्टर को करवाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है। पूरा जब डिटेल में हम चीज़ों को देखेंगे तो 2-2.5 घंटे पूरा इस चैप्टर पे लगेगा, जहाँ पे हम GIF और ये सब की मदद से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। आउटवर्स प्लेन है आपका एक, कि ग्लेशियर का जो प्लेन होता है उसे हम आउटवर्स प्लेन कहते हैं। इसके अलावा वेव्स एंड करंट्स वाला है। इस बार देखिए CAPF में यही क्वेश्चन आया था आपका, कि इसमें जो क्लिफ्स, ट्रेसेस और केव्स एंड स्टेक्स होते हैं बेसिकली ये इस प्रकार से जब आपका होता है, स्ट्राइक करता है तो पहले क्रैक डेवलप करता है, फिर इसके बाद केव होता है। इसका जब इस प्रकार से आपका बच जाता है तो उसको हम स्टेक कहते हैं। थोड़ा सा बचता है तो उसे हम स्टम्प्स कहते हैं। वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। इसके बाद बीचेज़ एंड सैंड ड्यून्स, बीचेज़ और ड्यून्स जो हैं उसके फॉर्मेशन होता है। बार्स, बैरियर्स एंड स्टिप्स, इस प्रकार से आपका जो सी कोस्ट होता है इसके आसपास आपका बार्स, स्टिप्स, बार्स, बैरियर्स और स्पिट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। विंड्स के कारण जो है वो हमारा पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन का निर्माण होता है। फिर मशरूम, टेबल एंड पेडिस्टल रॉक्स का होता है। प्लास का होता है। देखिए मशरूम आपको पता होगा एक पत्थर है, लगातार इससे जो है वो विंड्स जाती हैं। विंड्स में सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है। विंड्स जो क्या करती है, कैरी सेडिमेंट्स, उन सेडिमेंट्स की मदद से आपका इरोजन होता है दोनों साइड से। तो क्या होगा फिर लास्ट में आपका इस टाइप से कुछ बच जाता है। तो ये मैं आपको पूरा जब फिगर के थ्रू समझाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक चैप्टर है जहाँ पर आपको फिगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। फिगर से जब आप चीज़ों को समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सैंड ड्यून्स में देखिए अलग अलग होते हैं, क्रेस्ट से ब्रैचेस होते हैं, सीव्स होता है जब इसका एक साइड थोड़ा सा ये हो जाता है। इसका एडवांस वर्जन ये होता है। फिर ट्रांसवर्स है, पैराबोलिक है ये। इसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। देखिए ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कर सकते हैं ये सारे। देखिए डीप्ड वैली कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्लोप क्या होता है आपका, डीप्ड वैली विथ स्टीप स्टेप लाइक स्टेप, मैंने आपको बताया था स्टेप किस में बनते हैं, कैनियंस में, ठीक है। ये सिंपल है। इसके बाद ये आपका है डाउनवर्ड कटिंग किस में प्रोमिनेंट होगा, यूथ स्टेज में, ठीक है। इसके बाद आपका केमिकल वेदरिंग प्रोमिनेंट किस में है, तो लाइमस्टोन रीजन्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए लैपीज का आप देख लेंगे। लैपीज का आपका बेसिकली द ऑप्शन विल बी डी, द इरेगुलर सरफेस ऑफ शार्प पिनाकल। मैंने आपको बताया था इस टाइप से होते हैं लैपीज। जब थोड़ा ही रहेगा, यानी जब इस प्रकार से थोड़ा बहुत रहेगा तो उसे हम लाइमस्टोन पेवमेंट कहते हैं। देखिए अगर आप थोड़ा सा वीडियो को अगर अच्छे से आपने देखा होगा, एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप हर क्वेश्चन को ईजिली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ये क्या है, डीप लॉन्ग वाइड ट्रॉफ स्टीप वैली। मैंने आपको बताया था कि वैलीज़ किस में होते हैं, सर्क में होती है। बेसिकली ग्लेशिएटेड वैलीज़ होते हैं बड़े बड़े, जहाँ पर आपको स्टीप साइड, तो इसका सर्क हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर आपने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को किया होगा, ऑल दो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। सिंपल एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उतना ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बेसिक्स जानते हैं, चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बेसिक्स से किया है, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ऑल्दो मैं जानता हूँ 1 घंटे में इन चीज़ों को कंप्लीट कराना एक बहुत ही अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था, और डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर नहीं हुए होंगे। लेकिन मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ बार बार कि आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें
बेसिक्स हैं, यानी कि जो चीज़ें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, यानी एग्जांपल्स, एप्लीकेशन। जैसे आप साइंस में ही देखते हैं, साइंस में अगर 11-12 से क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी से, तो क्या आपसे वो थ्योरी पूछते हैं? डेफिनेटली नहीं पूछते हैं। वो सिर्फ आपसे एप्लीकेशन जानना चाहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ कहाँ होता है। लेट्स से एंडोस्कोपी में होता है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको एप्लीकेशन पता होना चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, वो आपसे थ्योरी नहीं पूछेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी आपको वो इतना डिटेल थ्योरी नहीं पूछेंगे, ऑल दो CA से भी एग्जाम में पूछे, CDS में तो डेफिनेटली नहीं पूछेंगे। तो थ्योरी नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स पूछेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है मोरेन्स किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद होना चाहिए ग्लेशियर के अंतर्गत आता है। अगर आपको ये पता है तो ठीक है। ईस्कर किसके अंतर्गत आता है, तो ग्लेशियर के अंतर्गत आता है। कैनियंस, गॉर्ग्स, वी शेप्ड वैली, रिवर्स के अंतर्गत आते हैं। सैंड तो चलिए ठीक है। ब्रैचेस जो हैं, जो क्रेस्ट शेप ड्यून्स होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? विंड्स के अंतर्गत आते हैं। स्टेक्स, स्टम्प्स, क्लिफ्स, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? वेव्स के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से आपको चीज़ें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें ये सारी पता हैं तो डेफिनेटली आपके लिए फिर चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको PDFs चाहिए तो डेफिनेटली आपको एस डिफेंस एग्ज़ाम्स को क्या करना चाहिए? चैनल को पे जाकर जुड़ना चाहिए टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको और भी चीज़ें इंटीग्रिटी से मिलेगी, ठीक है। जब हमारा डिटेल कोर्स आएगा ज्योग्राफी में, हम बहुत ही अच्छे से चीज़ों को करेंगे वहाँ पर। तो सिर्फ एक थोड़ा सा हेल्प करना था स्टूडेंट का, क्योंकि इस बुक में सबसे हार्ड और डिफ़िकल्ट चैप्टर यही 3 थे, इसलिए मैंने कोशिश किया कि आपको 1 घंटे में ही सारी चीज़ें करवा दी जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो जाए। हम जल्द ही टीचर्स डे या उसके आसपास से हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा, बिकॉज थोड़ा सा सेटअप का ही प्लान कर रहे हैं हम लोग, तो सेटअप का ही इशू है। जैसे ही हमारा का सेटअप हो जाता है तो डेफिनेटली और भी चीज़ें अच्छे से, और पूरा ग्राफिक्स और PPT के सब की मदद से आपका चलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। थैंक्स।